रात के करीब 2 बजे मुंबई की एक सुनसान सड़क। बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी है। फुटपाथ पर एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है। दिन भर मजदूरी करने के बाद शायद उसे पहली बार इतना दिन में आराम मिला होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के। अब उस आदमी के हाथ में ना तो कोई चाकू था और ना ही कोई बंदूक। उसके हाथ में था करीब 30 किलो का एक भारी पत्थर। वो रुकता है, सोते हुए आदमी को देखता है और अगले ही पल सब खत्म। पत्थर उस मजदूर के सर पर मारकर उस मजदूर की हत्या कर दी गई। पुलिस को पहली नजर में ये लगा कि ये हादसा है, लेकिन फिर एक और लाश मिली, फिर एक और, फिर एक और। तब मुंबई को समझ आया कि शहर की सड़कों पर कोई सीरियल किलर घूम रहा है। एक ऐसा किलर जिसका ना कोई चेहरा था, ना कोई नाम और ना ही कोई मकसद। लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, द स्टोन मैन। यार, कभी सोचा है दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या होता है? भूत, अंधेरा या मौत? नहीं, सबसे बड़ा डर होता है जब आपको पता हो कि कोई ऐसी चीज बाहर घूम रही है जिसका कोई चेहरा ही नहीं है और जो आती है, मौत देती है और हवा की तरह गायब हो जाती है। मतलब आप सो रहे हो और अगले ही पल सब खत्म। आज की कहानी ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है। भारत के सबसे रहस्यमयी और आज तक के अनसुलझे सीरियल किलर की कहानी, द स्टोन मैन। साल था 1985, अक्टूबर नवंबर का महीना। बरसात खत्म हो चुकी थी, लेकिन बॉम्बे की सड़कों में अभी भी नमी बाकी थी। उस दौर की जो बॉम्बे थी वो आज की मुंबई से बिल्कुल अलग थी। ना हर गली में तेज रोशनी, ना सीसीटीवी कैमरे। रात होते ही शहर के कई सारे हिस्से अंधेरे में डूब जाते थे। सायन, माटुंगा, वडाला और रेलवे ट्रैक जैसे कई सारे आसपास के इलाके अंधेरे में चले जाते थे। दिन में ये जगहें आम लगती थी, लेकिन रात में इनका चेहरा बदल जाता था। फुटपाथों पर मजदूर, भिखारी और कचरा बीनने वाले सोते थे। ऐसे लोग जिनका इस दुनिया में शायद कोई इंतजार नहीं कर रहा था, या फिर इनका कोई था ही नहीं। उन्हीं अंधेरी रातों में किसी ने मौत का खेल शुरू किया। पहली लाश मिली, फिर कुछ हफ्तों बाद दूसरी, फिर तीसरी। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक आपसी दुश्मनी मानकर इस केस को ऐसे ही छोड़ दिया। उन्होंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत है। किसी को नहीं पता था कि अगले 3 सालों में स्टोन मैन सिर्फ लोगों को ही नहीं मारेगा, वो पूरे शहर की नींदें छीन लेगा। जैसे जैसे हत्याएं बढ़ती गई, पुलिस ने मामले को जोड़ना शुरू किया। तब सामने आया एक अजीब सा पैटर्न। हत्यारा कभी जल्दबाजी नहीं करता था। वो अपने शिकार पर बहुत सोच समझकर हमला करता था और वो उन्हें चुनता भी बहुत सोच समझकर था। अगर 3-4 लोग साथ सो रहे हैं तो वो उन्हें छोड़ देता, लेकिन अगर कोई आदमी अकेला मिला तो उसकी रात शायद आखिरी रात होती। वो सिर्फ उन लोगों पर हमला करता था जो गहरी नींद में होते थे। मानो वो पहले कुछ देर तक अंधेरे में खड़े होकर अपने शिकार का इंतजार करता हो, उसके बाद जैसे ही उसे मौका लगता हो, वो पत्थर से उसकी हत्या कर देता था। और सबसे बड़ी बात, कोई चोरी नहीं, कोई लूट नहीं, कोई बदला नहीं, सिर्फ मौत। यही बात पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि बिना मकसद के हत्याओं को सुलझाना सबसे मुश्किल होता है। क्राइम सीन पर एक और चीज थी जिसने जासूसों का दिमाग घुमा दिया। सोचिए, 30 किलो का पत्थर जब सीधा सिर पर इतनी ताकत से मारा जाएगा तो खून के छींटे आसपास जरूर पड़ेंगे। किलर के कपड़ों और हाथों पर भी खून होना चाहिए था। लेकिन अजीब बात यह थी कि पुलिस को आसपास कभी खून से सने पैरों के निशान या फिर कोई भी तरीके के फुटप्रिंट्स या फिर फिंगरप्रिंट्स मिले ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे हत्यारा वार करने के बाद तुरंत खुद को साफ कर लेता हो और फिर आम लोगों की भीड़ में ऐसे घुल मिल जाता हो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस को समझ आ गया था कि वो किसी आम अपराधी को नहीं, बल्कि एक ऐसे शातिर शिकारी को ढूंढ रहे हैं जो हर बार उनसे कई कदम आगे चल रहा है। तभी सावन में कुछ ऐसा हुआ जिसने जांच को पहली बार एक उम्मीद दी। एक होटल का वेटर फुटपाथ पर सो रहा था और स्टोन मैन ने उस पर भी पत्थर फेंका, लेकिन इस बार किस्मत वेटर के साथ थी।
पत्थर सही तरीके से नहीं लगा और उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसने जो मंजर देखा, उसने देखा धुंधली रोशनी में एक लंबा सा मजबूत सा हट्टा कट्टा आदमी अंधेरे में भाग रहा है। चेहरा नहीं दिखा, लेकिन एक बात साफ थी कि 30 किलो का पत्थर उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन इस सुराग ने भी पुलिस को जवाब से ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए। अगर वो आदमी इतना ही ताकतवर था तो दिन के उजाले में कहाँ गायब हो जाता था। साल 1986 का मॉनसून आया, जुलाई अगस्त का महीना। मुंबई पर लगातार बारिश हो रही थी। फुटपाथ पर सोने वाले लोग दुकानों के शटरों के नीचे और प्लास्टिक की चादरों के सहारे रात बिताते थे। लेकिन उस साल लोग बारिश से कम और स्टोनमैन से ज्यादा डर रहे थे। हर सुबह लोग अखबार में सबसे पहले एक ही खबर ढूंढते, क्या आज फिर किसी की लाश मिली है या फिर नहीं। डर पूरे शहर में फैल गया था। मजदूरों ने अकेले सोना ही छोड़ दिया था। लोग ग्रुप बनाकर सोने लगे। कुछ लोग अपने सिरहाने डंडे रखकर सोते थे तो कुछ पूरी रात जागकर पहरा देते थे। लेकिन स्टोनमैन कभी सामने से हमला नहीं करता था। वो इंतजार करता था कि शिकार की पूरी तरह सो जाने का, और फिर सिर्फ एक बार और मौत। 1987 की सर्दियां आई, रातें और लंबी हो गई और स्टोनमैन और ज्यादा एक्टिव हो गया। सायन, माटुंग का वडाला इलाके बदल रहे थे, लेकिन तरीका हमेशा एक जैसा ही रहा। 1988 की गर्मियां आने तक पुलिस थक चुकी थी और लगभग 12 लोग अपनी जान इस चक्कर में गंवा चुके थे। लेकिन फिर 1988 के आखिर में ये हत्याएं अचानक रुक गई। पुलिस और शहर में राहत की सांस थी। उन्हें लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन यह सिर्फ इंटरवल था। इसका सबसे खतरनाक अध्याय अभी बाकी था। करीब एक साल बाद 1989 की गर्मियां, जून का महीना, मुंबई से करीब 2000 किलोमीटर दूर कोलकाता। उमस भरी रातें थी और लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। तभी एक सुबह कोलकाता पुलिस को एक ऐसी लाश मिलती है जिसने मुंबई की पुरानी फाइलें फिर से खोल दी। सिर कुचला हुआ, पास में एक 30 किलो के आसपास भारी पत्थर, और वही खामोशी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टोनमैन वापस आ गया या फिर कोलकाता में कोई उसकी नकल कर रहा था। जुलाई और अगस्त 1989 आते आते कोलकाता में डर अपने चरम सीमा पर था। हर कुछ दिनों में एक नई लाश मिलती और सुबह लोगों के मन में एक ही सवाल होता, आज रात अगला शिकार कौन होगा। सितंबर 1989 तक कोलकाता पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। तब पुलिस ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता था। उनके जाबाज पुलिस वाले खुद भिखारियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर फुटपाथ पर सोने लगे, बोरी ओढ़कर, आंखें बंद करके, लेकिन दिमाग पूरी तरीके से चल रहा था। सोचिए, एक पुलिस वाला पूरी रात सिर्फ इसलिए लेटा हुआ है कब कोई आए और उसके ऊपर 30 किलो का भारी पत्थर फेंककर उसकी हत्या कर दे। लेकिन हैरानी की बात देखिए, स्टोनमैन ने एक भी पुलिस वाले पर हमला नहीं किया, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि कौन पुलिस वाला है और कौन मेरा शिकार है। फिर अक्टूबर-नवंबर 1989 के आसपास जैसे ये हत्याएं अचानक शुरू हुई थी, वैसे ही हमेशा के लिए रुक भी गई। कोई आखिरी सुराग नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, पुलिस समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या है। यहीं से शुरू होती है अब थ्योरीज। कुछ लोगों ने इसे तांत्रिक अनुष्ठान या बलि से भी जोड़ा, लेकिन कोई सबूत मिला ही नहीं। ये बस लोगों की बनाई गई एक थ्योरी थी। क्या कोलकाता वाला हत्यारा सिर्फ मुंबई वाले की खबरें पढ़कर उसकी नकल कर रहा था, या फिर मुंबई वाला हत्यारा ही कोलकाता वाला हत्यारा था? वो सिर्फ एक साइकोपैथ था जिसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था और लोगों को इस तरीके से मारकर उसे शायद सुकून मिलता था, या फिर वो एक भूत था। सच्चाई क्या थी हम शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे। आज लगभग 40 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि स्टोनमैन था कौन। क्या वो मर गया? क्या वो किसी और जुर्म में पकड़ा गया, या वो पूरी जिंदगी हमारे और आपके बीच आजाद घूमता रहा? शायद इसका जवाब कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ राक्षस कहानियों में नहीं होते, हकीकत में भी होते हैं, और वो बिना अपना चेहरा दिखाए ही गायब हो जाते हैं।